ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? अपन ने देखा था स्पीड कंट्रोल के मेथड। तो लास्ट क्लास का एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं अपन, फिर आगे पढ़ेंगे अपन। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मेथड। उसमें अपन ने बोला था कि इसके दो पार्ट है, एक स्टेटर साइड से आप कंट्रोल कर रहे हो, एक रोटर साइड से आप कंट्रोल कर रहे हो। तो अपन ने लास्ट क्लास में स्टेटर साइड पढ़ चुके थे। स्टेटर साइड में 3 मेथड पढ़े थे अपन ने मेनली, बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज, बाय चेंजिंग नंबर ऑफ पोल एंड बाय चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी। तो अब क्या है? बाय चेंजिंग द सप्लाई वोल्टेज। अब सप्लाई वोल्टेज के लिए अपन ने क्या कहा था कि टॉर्क का अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। तो अपन को यहाँ से पता चल के आता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, और ई मतलब ई भी आपका प्रोपोर्शनल है सब वोल्टेज के, तो ई टू इज़ प्रोपोर्शनल टू वी। तो आप बोल सकते हो कि टॉर्क आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सप्लाई वोल्टेज के। तो क्या करोगे आप? सप्लाई वोल्टेज को डिक्रीज़ करोगे तो आपका टॉर्क डिक्रीज़ हो जाएगा, तो आपकी स्पीड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये अपना था फर्स्ट मेथड, ये अपन ने इसके ग्राफ पढ़े थे। सेकेंड मेथड है अपना बाय चेंजिंग नंबर ऑफ स्टेटर पोल। इसमें अपन ने क्या कहा था कि स्टेटर के अंदर अपन डिफरेंट वाइंडिंग कर देंगे। मतलब सपोज एक वाइंडिंग की मैंने, उससे वो 6 पोल के लिए कर दी, वहीं पे दूसरी एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट अलग वाइंडिंग कर दी, वो 8 पोल के लिए कर दी। नेक्स्ट अपन ने 10 पोल के लिए कर दी। तो अब क्या होगा कि सपोज़ मेरे को अगर 4 पोल चाहिए तो उस वाली वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करोगे, 6 पोल चाहिए तो उसको कनेक्ट करेंगे। इस तरह से अपन को जो सप्लाई चाहिए अपन को उसी को अपन को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से अपन ने देख लिया। अपन ने ये भी देखा था कि ये जो मेथड है ओनली स्क्वायरल केज में यूज़ हो सकता है, स्लिप रिंग में नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायरल केज का रोटर क्या होता है उतने पोल अडॉप्ट कर लेता है जितने उसके स्टेटर में होता है, बट स्लिप रिंग में ऐसा नहीं होता है। देन अपन ने देखा था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड में क्या था कि आप ये फ्रीक्वेंसी को जैसे ही चेंज करोगे आपके सिंक्रोनस स्पीड चेंज हो जाएगी और आपके रोटर की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अपन ने देखा था कि इसको इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है, तो ये वाला मेथड अपन कम यूज़ में लेते हैं। तो अपन दूसरा मेथड यूज़ में लेते हैं कांस्टेंट V/F कंट्रोल मेथड। अब कांस्टेंट V/F कंट्रोल में क्या बोलते थे अपन कि V/F का रेशो अपन फिक्स रखेंगे, उससे क्या होगा अपना फ्लक्स भी फिक्स रहेगा। तो इस तरह से अपन अपनी स्पीड चेंज कर सकते हैं। ये थे अपने सारे स्टेटर साइड वाले मेथड। अपन पढ़ते हैं रोटर साइड में कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो रोटर साइड में पहला है एडिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू रोटर सर्किट। क्या आप एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दो रोटर सर्किट में, या फिर आप क्या करो कैस्केड कनेक्शन अप्लाई कर दो। थर्ड है इंजेक्टिंग EMF इनटू रोटर साइड सर्किट ऑफ द मोटर। अब देखो फर्स्ट है एडिंग रेजिस्टेंस ऑन रोटर सर्किट, मतलब आप क्या करो रोटर में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दो। तो सबसे पहले तो ये देखो कि ये मेथड अपन किस में यूज़ में ले सकते हैं, स्क्वायरल केज में या स्लिप रिंग में। अपन को सबसे पहले ये देखना है कि ये मेथड अपन स्क्वायरल केज में यूज़ में ले सकते हैं या स्लिप रिंग में यूज़ में ले सकते हैं। तो क्या होगा, अपन इस मेथड को यूज़ में लेते हैं ओनली स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं यूज़ में लेते हैं, अपन इसको ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में यूज़ में लेते हैं। क्यों ऐसा? देखो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसका जो रोटर होता है उसके रोटर किस टाइप में होता है, इस तरह से बार्स लगी होती है। अपन ने जो फर्स्ट क्लास में भी स्टडी किया था, ये आपके स्क्वायरल केज का रोटर है। इस तरह से इसमें ये बार्स लगी हुई है, ये बार्स लास्ट में क्या है एंड रिंग की हेल्प से शॉर्ट सर्किटेड होती है इस तरह से। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, तो स्क्वायरल केज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करने का स्कोप नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्लिप रिंग का सर्किट देखो तो स्लिप रिंग के रोटर में क्या होती है, इस तरह से वाइंडिंग कनेक्टेड होती है। तो ये वाइंडिंग स्लिप रिंग और ब्रशेस की हेल्प से आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तो ये चांसेस होते हैं कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दो, लेकिन स्क्वायरल केज में चांसेस नहीं होते कि आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर पाओ। इसलिए ये जो मेथड है एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू रोटर सर्किट, ये मेथड ये अपन ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही यूज़ में लेते हैं। अब देखो इस मेथड में क्या लिखा है, इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर एडेड ऑन द रोटर साइड। यानी कि रोटर में क्या होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द टॉर्क, तो टॉर्क की इक्वेशन आपकी ये होती है। ठीक है, इसमें देखो आप लो स्लिप की बात कर रहे हो, इस स्लिप की वैल्यू बहुत कम है, तो लो स्लिप के लिए अपन क्या करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। देखो जब भी कोई चीज़ प्लस में दी हुई होती है 10 + 0.1 इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ इस तरह से गिवन है तो अपन क्या करेंगे, इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, तो अपने आंसर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज़ अपने इस फॉर्म में गिवन है,
इस फॉर्म में गिवन है, तो अपना आंसर क्या होता है इसका 1। तो यानी कि इस वाली चीज़ की बहुत वैल्यू है। अब आप इस वाली चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो इस तरह से गिवन है प्लस में, तो आप जो स्मॉल वैल्यू है इसको नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी क्या लिखा हुआ है अपने पास, r2² प्लस x2 का स्क्वायर। तो अभी तो अपने पास प्लस की फॉर्म में है, तो अपन क्या करेंगे, अपन बोल रहे हैं अपन लो स्लिप की बात कर रहे हैं, जब स्लिप की वैल्यू बहुत लो है। तो अपन यहाँ पे जो r2² प्लस x2 लिखा है, इस वाली चीज़ को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो अपने पास ओनली r2² बचेगा। ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि इस मेथड में अपन वोल्टेज भी चेंज नहीं करते हैं, तो E2 की वैल्यू भी अपने पास कांस्टेंट रहेगी। तो बेसिकली अपनी टॉर्क की इक्वेशन क्या बन जाएगी, टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू S R2 डिवाइड बाय R2 का स्क्वायर। एक R2 से एक R2 क्रॉस आउट हो जाएगा, तो टॉर्क विल बी प्रोपोर्शनल टू S अपॉन R2। ये अपनी इक्वेशन आ गई कि अपना जो टॉर्क है वो स्लिप के प्रोपोर्शनल है और रोटर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस तरह से अपनी ये टॉर्क की इक्वेशन आ गई। अब अपन क्या कह रहे हैं, अपन को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है, मतलब रोटर के अंदर अपन को एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करना है। तो अब आप ही देखो, अभी अपन ने लिखा टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू S अपॉन R2। अब यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दूँगी तो क्या है कि लोड तो अपन ने फिक्स कनेक्ट कर रखा है, तो लोड को तो अपन को उतना ही टॉर्क प्रोवाइड करना है, तो टॉर्क की वैल्यू तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो क्या होगा, अपनी स्लिप की इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखने के लिए जब आप ये वाली चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपकी ये वाली चीज़ भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना कि फ्लक्स इक्वल्स टू V/F, अपन को फ्लक्स कांस्टेंट रखना है। तो भाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रहे हो तो वोल्टेज भी इंक्रीज़ कर दो, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रहे हो तो वोल्टेज भी डिक्रीज़ कर दो। इससे क्या होगा, ये रेशो कांस्टेंट रहेगा। तो बस वही वाली बात है कि अगर आप रजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तो आप स्लिप की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर दो। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। सपोज़ मेरे को आंसर 1000 लाना है, ये है 10⁵ डिवाइड बाय 10⁵, तो आंसर मेरा आ गया 100। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगी, अब इसकी वैल्यू बढ़ा के सपोज़ मैं इस तरह से लिख देती हूँ 10⁴, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, ऊपर मेरे को 10⁵ लिखूंगी तो आंसर थोड़ी ना आएगा, ऊपर मेरे को इसको भी इंक्रीज़ करके लिखना पड़ेगा 10⁶, तभी तो मेरा आंसर 100 रहेगा। मतलब अगर आप इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो तो इसकी भी वैल्यू इंक्रीज़ कर दो। अगर आप डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हो तो आप न्यूमरेटर की वैल्यू भी डिक्रीज़ कर दो। बेसिकली ये है टू कीप द रेशो कांस्टेंट, आपको रेशो कांस्टेंट रखने के लिए। ठीक है, ये करना होता है अपन को। तो वही है कि टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू S अपॉन R2²। ये अपन ने बोल ही दिया कि टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू S अपॉन R2², R2। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू में कुछ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर दूंगी, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर रही हूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी टू मेंटेन द कांस्टेंट टॉर्क। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, स्लिप की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर दी, तो मेरी स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू में चेंज करते हैं अपन अपनी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली एडिंग एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑन रोटर साइड में क्या करते हैं अपन कि पहले तो अपन बोलते हैं टॉर्क की इक्वेशन ये है, फिर अपन बोलते हैं कि ओके अपन लो स्लिप की बात कर रहे हैं तो x2 को इग्नोर कर देते हैं। सप्लाई वोल्टेज भी कांस्टेंट है तो E2 भी इग्नोर हो जाएगा, तो अपने पास फॉर्मूला आता है टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू S E2²। देन अपन बोलते हैं कि अब अपन इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और अपन को इस टॉर्क को कांस्टेंट रखना है, तो क्या करेंगे अपन स्लिप की वैल्यू भी इंक्रीज़ कर देंगे। और जैसे ही स्लिप की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई तो ये आपके पास फॉर्मूला है, जैसे ही इस स्लिप की वैल्यू में चेंज हुआ वैसे ही आपकी स्पीड में भी चेंज हो जाएगा। और अपन को यही करना था, चेंज इन स्पीड कंट्रोल मेथड, यही पढ़ रहे हैं ना अपन, तो इस तरह से अपन स्पीड में चेंज कर सकते हैं। सेकंड मेथड है आपका कैस्केड ऑपरेशन। कैस्केड का मतलब ही यही होता है कि एक मोटर से दूसरी मोटर, एक मोटर का आउटपुट दूसरी मोटर का इनपुट, इसका आउटपुट इसका इनपुट, इस तरह से कनेक्ट करना, कैस्केड में कनेक्ट करना। तो कैस्केड ऑपरेशन में क्या किया अपन ने, सपोज़ मेरे को इस बी मोटर का स्पीड कंट्रोल करनी है तो अपन ने एक मोटर ए ली है, उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, और जो इसका आउटपुट होएगा उससे अपन ने इस मोटर को कनेक्ट किया। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इन दिस मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल 2 मोटर्स आर यूज्ड, बोथ आर माउंटेड ऑन द सेम शाफ्ट। अब इन दोनों को अपन ने क्या किया, सेम शाफ्ट पे माउंट किया है, तो दोनों की स्पीड सेम होगी, तो अपन मान लेते हैं कि दोनों की स्पीड होगी n। अब देखो क्या लिखा है इसमें कि 1 मोटर इज़ फेड फ्रॉम 3 फेज सप्लाई, इस मोटर को तो अपन 3 फेज सप्लाई से सप्लाई करेंगे, और दूसरी मोटर को क्या देंगे अपन, जो इसके अंदर इंड्यूस EMF हुआ है वही स्लिप रिंग की हेल्प से अपन इसको दे देंगे, तो इसका इंड्यूस EMF अपन इसको देंगे, ठीक है।
दिस अरेंजमेंट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। अब इस तरह से इसने कर दिया। अब यहाँ पे देखो NS1 क्या है, इस स्पीड की मोटर होगी, इस स्पीड की सिंक्रोनस स्पीड होगी NS1, इसकी हो गई NS2, ठीक है। इसके नंबर ऑफ पोल P1, इसके नंबर ऑफ पोल P2। N क्या है, दोनों की कॉमन स्पीड जिस पे उनका रोटर रोटेट कर रहा है। F क्या है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी गई स्टेटर में, तो इसके रोटर में फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, S टाइम ऑफ सप्लाई फ्रिक्वेंसी। और ये फ्रिक्वेंसी गई है आपकी इस वाले मोटर के स्टेटर में, ठीक है। तो अब देखो अपन क्या लिख सकते हैं कि S1 इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट वाली मोटर की सिंक्रोनस स्पीड माइनस उसके रोटर की स्पीड डिवाइड बाय सिंक्रोनस स्पीड, यही होगा। उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी रोटर की, S टाइम ऑफ FS, ये उसके रोटर की फ्रिक्वेंसी हो गई। दूसरी मोटर है उसकी सिंक्रोनस स्पीड कैसे लिख सकते हैं अपन, 120 मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्वेंसी F1 डिवाइड बाय P2। अब जो दूसरी मोटर है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, पहली मोटर जो है आपकी इसका आउटपुट ही तो दूसरी मोटर को मिल रहा है, तो दूसरी मोटर की फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, S टाइम ऑफ F, ये दूसरी मोटर की फ्रिक्वेंसी हो गई। तो ये हो गई अपनी NS2 की वैल्यू। अब अपन ने क्या किया है कि इस यहाँ पे अपन ने ये S1 की वैल्यू पुट कर दी है, तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके पास बेसिकली फाइनली जब आप ये पूरी डेरिवेशन कर लोगे तो आपके पास आएगी फाइनल इक्वेशन ये, यानी कि आपकी स्पीड की वैल्यू है ये। अब इस कनेक्शन करने से क्या हो गया, कैस्केड मतलब क्या था, अपन ने इस तरह से कनेक्शन किया कि भाई एक मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है तो दूसरी मोटर ले लो, उसको सप्लाई से कनेक्ट कर दो, इस मोटर में जो इंड्यूस EMF हो रहा है वो आप मोटर B को दे दो। तो इस तरह से करने से फाइनली रिजल्ट क्या निकला कि आपकी स्पीड का फॉर्मूला हो गया ये। अब सपोज़ मैं ओनली A मोटर को ऑपरेट करवाऊँ, बाकी सब कुछ हटा दूँ, तो मेरी मोटर चलेगी 120F/P से। अगर मैं चाहूँ मेरे को कुछ और स्पीड चाहिए, ओनली B मोटर को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरी स्पीड होगी 120F/P2। अगर मैंने उन दोनों को क्यूमुलेटिव कास्केडिंग की है, मतलब पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट किया है ना, पॉजिटिवली ऐड किया है, तो मेरी फ्रिक्वेंसी होगी 120F/P1 + P2। अगर मैंने डिफरेंशियल कास्केडिंग की है, मतलब उनको नेगेटिवली कनेक्ट किया है, तो क्या होगा कि मेरी स्पीड होगी ये। तो अपन को 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड मिल जाती है इस मेथड से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्लिप एनर्जी रिकवरी मेथड। अब देखो इसमें क्या कह रहा है ये, स्लिप एनर्जी रिकवरी इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। दिस मेथड इज़ आल्सो नोन एज स्टैटिक शर्बियस ड्राइव। इसको क्या कहा जाता है, स्टैटिक शर्बियस ड्राइव भी कहा जाता है। इन द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड द स्लिप पावर ऑफ द रोटर सर्किट इज वेस्टेड एज I²R लॉस ड्यूरिंग द लो स्पीड ऑपरेशन। तो क्या कह रहा है अपन ने, अभी जो रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल पढ़ा था उसमें अपन ने कहा था कि अपन क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे तो अपनी स्लिप की वैल्यू अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड कर रहे थे तो इस रेजिस्टेंस के कारण भी इसमें I²R लॉस होता है। अब जब ये लॉसेज होते हैं I²R लॉस, ठीक है, I²R लॉसेज होते हैं, और इन लॉसेज के कारण क्या होती है, एफिशिएंसी भी अपनी रिड्यूस होती है। तो अब ये क्या कह रहा है, द स्लिप पावर फ्रॉम द रोटर सर्किट कैन बी रिकवर्ड एंड फीडबैक टू द AC सोर्स। ये बोल रहा है कि यहाँ पे वेस्ट करने से बेटर अपन उस पावर को रिकवर करके अपने AC सोर्स को दे सकते हैं, ताकि वो किसी और यूज़ में पावर को ले सके और अपने सिस्टम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है। तो अब देखो इसने क्या बोला है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्लिप पावर रिकवरी इज टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF ऑफ द स्लिप फ्रिक्वेंसी ऑन द रोटर सर्किट। तो रोटर सर्किट में क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट कर देंगे अपन, उस सोर्स की फ्रिक्वेंसी उतनी होनी चाहिए जितनी रोटर की फ्रिक्वेंसी है। द स्लिप एनर्जी recovery method provide the speed control of slip ring induction motor below its synchronous speed. A portion of rotor AC power is converted into DC by a diode bridge. The smoothing reactor is provided to smoothen the rectified current. The output of the rectifier is then connected to DC terminal of the inverter. The inverter invert the DC power to the AC power and feed it back to the AC power. The inverter is a controlled rectifier operate in the इन्वर्जन मोड। मतलब क्या कह रहा है वो कि अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अपन EMF कनेक्ट कर देंगे इसी सप्लाई फ्रिक्वेंसी का, फिर अपन इस रोटर से जो एक्स्ट्रा पावर है वो ले लेंगे अपन इस रेक्टिफायर में। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, इस AC पावर को DC पावर में चेंज कर देगा। ये स्मूथिंग रिएक्टर उसको स्मूथ कर देगा, हार्मोनिक्स रिमूव कर देगा, रिपल्स रिमूव कर देगा। देन अपन क्या करेंगे, वो जो DC पावर है उसको अगेन AC पावर में चेंज करेंगे और ये AC पावर इसको अपन दे देंगे। तो इस तरह से अपनी सिस्टम की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी और अपनी मोटर भी मोटर की स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, ये था अपना स्पीड कंट्रोल मेथड। अब ये तीनों मेथड एक बार आप रीड आउट करना, जो भी डाउट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।
आज अपन ने पढ़ा है स्पीड कंट्रोल मेथड। अब पहला इसमें अपन ने पढ़ा था एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनटू रोटर सर्किट, कैस्केड कनेक्शन और इंजेक्टिंग ईएमएफ। तो ये तीनों मेथड एक बार आप लोग रीड आउट करना। ओके।